सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो है करिकुलम। आपने वो सीखना है, यानी एकेडमिक लर्निंग है। और वो एकेडमिक लर्निंग हमेशा स्टूडेंट और फैकल्टी की इंटरेक्शन से आती है। जैसे मैंने पहले कहा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एक यूनिक पेडागोजी रखती है, जिसको हम एसिंक्रोनस मोड ऑफ एजुकेशन कहते हैं। नॉर्मली कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और एक क्लासरूम में बैठते हैं जहाँ 30 40 या 50 बच्चे बैठे होते हैं, और एक टीचर जो है वो कलम लिए या चाक लिए बोर्ड के ऊपर या रोस्टम के ऊपर खड़ा होकर आपको लेक्चर दे रहा होता है। आप डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, यानी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं वो आप तक मुहैया किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता कि जो टीचर जो है वो आपको एक पढ़ा रहा है, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं। मसलन आपने कुछ क्वेश्चन करना है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आपने असाइनमेंट जमा करानी है, असाइनमेंट चेक करानी है, आपने क्लास डिस्कशन करनी है। तो जैसे पहले बताया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के पीछे जो ज़्यादा इंटरेक्शन आपका होगा वो फैकल्टी के साथ होगा, यानी टीचर्स के साथ होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर नवीद साहब, जो एक हमारे सबसे बड़े डिपार्टमेंट, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 5 डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं। उन तमाम फैकल्टीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी फैकल्टी है वो फैकल्टी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की फैकल्टी है, जिसमें फैकल्टी की तादाद भी तकरीबन इस वक्त 140 के लगभग है, और तलबा की तादाद भी उसी फैकल्टी में ज़्यादा है। तो हमने आज उन्हीं को मदऊ किया है ताकि वो आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे, यानी सिस्टम के पीछे जो एक टीचर मौजूद है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 2 तरह के टीचर्स हैं। एक वो टीचर जिनके आप लेक्चर सुन रहे हैं, उनको हम एडजंक्ट फैकल्टी कहते हैं। एक वो फैकल्टी है जो आपके असाइनमेंट, आपके क्विज़ेज़, जो आपसे डेली इंटरैक्ट करती है, उसको हम कहते हैं इन हाउस फैकल्टी। तो नासिर साहब आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इन द फैकल्टी पर्सपेक्टिव के हवाले से और आपके लर्निंग पर्सपेक्टिव के हवाले से डिटेल से बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जैसे इमरान ख्वाजा साहब ने आपसे ज़िक्र किया कि जी जो आपका पहला स्टॉप वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे आफ्टर गेटिंग एडमिशन होता है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इट्स लाइक योर वन विंडो ऑपरेशन कि जहाँ पे आपकी जितनी भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसी विंडो के थ्रू सर्व होती हैं। जैसे आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो आपकी होम स्क्रीन पे आपको आपके जो उस सेमेस्टर के कोर्सेज़ होते हैं, उनकी एक लिस्ट नज़र आ रही होती है। उसके अलावा आपके पास सब्सिडियरी सर्विसेज़ होती हैं, जो यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती हैं, जिसमें आपका फाइनेंस आ जाता है, कैंपसेज़ आ जाता है, एग्ज़ाम आ जाता है। तो चूँकि मेरा तल्लुक एक एकेडमिक से है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि जी, जो एकेडमिक सर्विसेज़ हैं, वो किस तरह की आपको वहाँ पे मिलती हैं। आप कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से या कन्वेंशनल किसी इंस्टीट्यूट से जब वर्चुअल इंस्टीट्यूट में आते हैं तो वहाँ यहाँ पे आपका जितना भी इंटरेक्शन होता है अपने टीचर्स के साथ या अदर देन टीचर्स वो सारा वर्चुअल इन्वायरमेंट में होता है। तो जब आप एलएमएस में लॉगिन होते हैं तो आपको कोर्सेज़ की लिस्ट नज़र आती है, तो ईच कोर्स इज़ लाइक योर वर्चुअल क्लासरूम। उस कोर्स का टीचर, उस कोर्स के असाइनमेंट्स, उस कोर्स के क्विज़ेज़, उस कोर्स के क्यूरीज़ जो आपको उन टॉपिक से रेलेवेंट होती हैं, वो आपको सारी उसी कोर्स विंडो में करनी होती हैं। जब आप उस कोर्स पे क्लिक करते हैं, तो आपको उस कोर्सेज़ का जितना भी सिनॉप्सिस या उसकी डिटेल्स जो है, वो आना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे, कि जी ये कोर्स में कवर क्या किया जाएगा, इसका लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, इसका लेक्चर या टॉपिक शेड्यूल क्या होएगा और इसका कोर्स कैलेंडर क्या होएगा। कोर्स कैलेंडर से मुराद ये होता है कि जी किस वक़्त, किस वीक में कौन-सा लेक्चर या टॉपिक ओपन होना है। उसके साथ कोर्स के किस वीक में आपकी असाइनमेंट या क्विज़ ड्यू है, मिड टर्म कब होएगा और फाइनल टर्म कब होएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो कोर्स कैलेंडर होता है, उसमें मिल जाती है। आपके लेक्चर्स ओपन होते हैं, ठीक है? वीकली जैसे आप किसी भी कन्वेंशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आपका एक टाइम शेड्यूल बनता है कि जी इस वीक में इस कोर्स के इतने लेक्चर फलाँ दिन होने हैं। तो उसी तरह से आपका यहाँ पे भी एक टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल बनता है
जो आपको अपने एलएमएस में अवेलेबल होता है। उसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि जी हफ्ते के कौन से दिन आपके किस सब्जेक्ट के कितने टॉपिक्स या लेक्चर्स जो हैं वो ओपन होंगे। तो बिफोर गेटिंग इनटू दिस, एक चीज़ जो अक्सर बच्चे करते हैं वो ये होती है कि जी आपने अपनी किसी फैकल्टी या टीचर से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपके पास 2 या 3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम वो होता है कि जो आपने एक लेक्चर लिया या टॉपिक देखा, उससे रेलेवेंट एक सवाल आपके ज़हन में आता है। एक होता है कि जी जो सवाल है आपका वो उस कोर्स से तो रिलेटेड है, मगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। और तीसरा जो सवाल होता है वो आपका जो एकेडमिक से हट के, आपके कोर्सेज से हट के यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट्स पे होता है। तो डॉक्टर साहब ने पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि जी जब तक आप अपना क्वेश्चन किसी राइट फोरम पे रेस नहीं करते, आप उसको टाइमली एड्रेस करने की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते। ठीक है, अगर आपका जो सवाल है वो टॉपिक से रिलेटेड है, तो जो उस टॉपिक को आपने देखा, पढ़ा, उस लेक्चर को देखा और पढ़ा और उससे आपका क्वेश्चन अगर रिलेटेड है, तो वहाँ पे हर कोर्स के जो एक वर्चुअल विंडो उस कोर्स की है, उसके अंदर आपको एक लिंक दिया जाता है जिसको आप कहते हैं कि डिस्कशन बोर्ड। आपने या मॉडरेटर डिस्कशन बोर्ड एमडीबी कहते हैं। तो आपने उस लेक्चर में जाना है। हर कोर्स जब एक ऑफ़र होता है, उसका जो लेक्चर शेड्यूल बनता है, उस दिन उसका वो लेक्चर ओपन होते हैं, तो साथ ही उसकी एमडीबी मॉडरेटर डिस्कशन बोर्ड भी ओपन हो जाता है। तो आपने वो सवाल उसी जगह पे, उसी लेक्चर में जाके करना है। जब आप वो क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे, तो इट्स गारंटीड कि जी विदिन 24 आवर आपका वो क्वेश्चन जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। उसकी क्यूरी जो है, जो आपकी क्यूरी थी, उसका जवाब आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो टॉपिक या लेक्चर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, वो आप उस कोर्स का, जो उस पर्टिकुलर कोर्स है, उसका जो एमडीबी या मॉडरेटर डिस्कशन बोर्ड है, उस टॉपिक या लेसन के अंडर जाएँगे तो वहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ पे उसको पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पोस्ट करने से पहले आप ये भी देख सकते हैं कि जी क्या दूसरे जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम पेश आया था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं वो पहले ही एड्रेस हो चुका हो। तो जो क्वेश्चन उस टॉपिक या लेक्चर से रिलेटेड वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट होते हैं, आप एक दफ़ा उनमें से गो थ्रू हो जाएँ। ठीक है? आप गो थ्रू होंगे, हो सकता है आपका जवाब वहीं पे आपको मिल जाए। इसी तरह से आपको जो प्रीवियस सेमेस्टर्स थे, उन्हीं कोर्सेज़ का आर्काइव भी वहाँ पे मिलता है। आप अपने उस सवाल के जवाब को वहाँ पे भी तलाश कर सकते हैं। ठीक है? अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें और टीचर आपको वहीं पे रिप्लाई कर देगा। उसके बाद ये तो था कि जी जब आपने एक टिपिकल कोर्स और कोर्स के अंदर एक लेक्चर या वीडियो के हवाले से आपको इश्यू था, आपने उसको पोस्ट कर दिया। अब कुछ सवाल आपके ज़हन में ऐसे होते हैं जो कोर्स से जनरल या उस टॉपिक से हट के होते हैं। जैसे जनरल क्यूरीज़, जैसे मिड टर्म एग्ज़ाम मेरा कब होएगा, असाइनमेंट कब ड्यू है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए हम पहले आपको एक कोर्स का ईमेल प्रोवाइड करते थे। आप उस कोर्स के आईडी पे अपना एक ईमेल डाल देते थे कि जी मुझे ये इश्यू है, तो टीचर उसका जवाब देता था। अब उसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो सबसाइड करके उसकी जगह पे हमने टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, ये सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो हर कोर्स का जिस तरह से ईमेल आईडी था, इसी तरह से वो आपके पास एक सर्विस विंडो है। तो अगर आपके पास उस कोर्स से रेलेवेंट सवाल है जो कि जनरल है, नॉट स्पेसिफिक टू द टॉपिक है, आप कोशिश करें कि जी आप उस टिकटिंग सिस्टम को यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जी आपके पास ट्रैक होता है कि जी मैंने ये फ़लाँ वक़्त पे इस सिस्टम को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन पोस्ट किया था, मुझे अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। तो मैनेजमेंट उसको देख सकती है कि जी इस पर्टिकुलर कोर्स के इस वक़्त तक इतने टिकटिंग सिस्टम के थ्रू क्वेश्चंस आए थे, वो एड्रेस हुए, कितने हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। जो ईमेल में कम्युनिकेशन होती है वो आपकी वन टू वन विद द कोर्स टीचर होती है। तो जो मैनेजमेंट होती है उसके पास उस तरह से उसका इनसाइट नहीं होता कि वो थोड़ा-सा पुश कर सके कि जी अगर कोई क्वेरी रिज़ॉल्व नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। तो आप कोशिश ये करें कि जो आपके सवाल हैं उनको मुतल्लिका फ़ोरम्स पे और मुतल्लिका जो सिस्टम है उसी को यूज़ करते हुए आप पोस्ट करें, तो आपको उसका टाइमली रिप्लाई मिल जाता है। तो इससे एक तो ये आप जो थोड़ी-सी डिस्कशन हुई कि जी कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ के अंदर आपके पास उस कोर्स से रेलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आपके सवालात हैं, असाइनमेंट्स हैं, डिस्कशन बोर्ड्स हैं, ठीक है? और लेक्चर शेड्यूल है, ये आपको वहाँ पे मिल जाता है।
और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में आपको दूसरे जो हमारे डायरेक्टर फाइनेंस हैं, डायरेक्टर कैंपसेस हैं, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट या कैंपसेस वाले हैं या आईटी वाले हैं, वो बेहतर बता सकते हैं और वो बता रहे हैं आपको। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने बड़ा तफसीलन बताया, लेकिन एक दो चीज़ें मैं कहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को और ज़रा बताएं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जैसे लाइफ साइंसेस के हैं, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जो है, उन्होंने अपनी एक सिटी सेलेक्ट किया हुआ है, उन्होंने अपना वो शेड्यूल बनाना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को आगाही दें। दूसरी बात यह है कि एक बच्चा जो है एलएमएस से अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी ग्रेड बुक है या इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो भी उसके ऊपर उसके विजिबल होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा बच्चों को ये भी गाइड दे दें, गाइडलाइन दे दें कि ये वो कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि जो लाइफ साइंसेज़ के हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें एडमिशन जो होता है वो मेरिट बेस्ड होता है। ना सिर्फ मेरिट बेस्ड होता है बल्कि उसमें आपको एक पर्टिकुलर सिटी भी सिलेक्ट करना होता है कि जी जहाँ पे आपने पढ़ना है। उसकी वजह इसलिए ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जी लाइफ साइंसेस में प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होता है और प्रैक्टिकल के लिए आपको वेट लैब या फिज़िकल लैब्स में जाना पड़ता है। तो हर शहर में फिज़िकल लैब जहाँ पे भी अवेलेबल होती है अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन वहाँ पे मेरिट की बेस पे वहाँ पे कन्फर्म होता है। तो जब आपका एडमिशन होता है, जब आप कोर्स एनरोल करते हैं, तो उस वक़्त आप उस कोर्स के हवाले से आप अपनी लैब को भी सिलेक्ट करते हैं और लैब का स्केड्यूल भी ऐसे ही दिया जाता है, जिस तरह से हमारे एग्ज़ाम की डेट शीट का स्केड्यूल जो है, वो दिया जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिस शहर में आपका एडमिशन हुआ है, उसी शहर की लैब आपने अपना स्केड्यूल बनाना है कि जी मैंने ये लैब कब यूज़ करनी है, ठीक है? सेमेस्टर के शुरू में, मिड में, एंड पे और आप वो प्रैक्टिकल उसी लैब में कर पाएँगे जाके। उससे हट के आप लैब सेलेक्ट नहीं कर सकते कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एडमिशन अगर लाहौर में हुआ है, तो आप मुल्तान वाली लैब यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। आप जो लैब का शेड्यूल अपना बनाएँगे यूज़िंग एलएमएस वो आप लाहौर वाली लैब का ही बनाएँगे। और दूसरा सवाल डॉक्टर साहब आपका ये था कि जी एक तो हमारी बात हुई कि जी एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो आपने परफॉर्म करनी है वो यूजिंग एलएमएस करनी है। उससे हट के अगर आप देखते हैं तो एलएमएस में आपको और भी बेशुमार लिंक्स अवेलेबल होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी ग्रेड बुक होती है। उसमें आपको नज़र आता है कि जी इस सेमेस्टर में आपने जो कोर्स एनरोल किए हैं उसकी जो सेशनल एक्टिविटीज़ हैं उस सेशनल एक्टिविटीज़ से मुराद ये है कि जी उसका जो असाइनमेंट था, उसका जो क्विज़ था, उसका मिड टर्म था, उसका ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड था, जीडीबी जिसको कह देते हैं और उसके बाद उसका फाइनल टर्म था। तो उसमें आपके स्कोर या मार्क्स कितने हैं, जैसे-जैसे ये एक्टिविटीज़ एग्ज़ीक्यूट होती हैं, आप उनको अटेम्प्ट करते हो, रिज़ल्ट आता है, तो वहाँ पे जो आपका ग्रेड बुक है, वहाँ पे ये सारा स्कोर आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप ये देखते हो कि जी मेरे असाइनमेंट्स में इतने मार्क्स हैं, अगर थोड़ा-सा कम आए हैं किसी में अनफॉर्चुनेटली, तो आप कहते हो कि ओके मैं ज़्यादा एफ़र्ट कर लूँगा अगली में। इस तरह एक क्विज़ में कम आए, आप दूसरे के लिए ज़्यादा एफ़र्ट कर लेते हो। तो यूजुअली जब आप एलएमएस पे लॉगिन करते हो, तो आप अपनी उस ग्रेड को बुक को भी देखा करें कि जी आपके उस वक़्त के कितने सेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स की हो चुकी हैं। हर कोर्स की ये सेशनल एक्टिविटीज़ आपको अलहदा से वहाँ पे नज़र आती हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जी जो टीचर से इंटरैक्ट करना होता है आपने, एक तो वो सिंपल है कि जी आपने एक लेक्चर सुना और उससे मुतल्लक कोई क्यूरी है, वो आपने उस कोर्स के डिस्कशन बोर्ड जो था वहाँ पे डाल दी। ये इसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कि जिसमें आपकी टीचर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो हो रही है मगर रियल टाइम में नहीं हो रही। अब आपके पास जब टाइम था, आपने वहाँ पे क्यूरी डाल दी, टीचर अगले दिन जब ऑफ़िस टाइम में आता है, आके वो अपनी क्यूरीज़ देखता है तो उसको रिस्पॉन्ड कर देता है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ओवर द ईयर्स इस चीज़ को भी मास्टर किया है कि जी इसको अगर आपने सिंक्रोनस एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करते हैं और वो यूजुअली जो होता है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स वो 2 या 3 तरह के सेशंस होते हैं। एक सेशन होता है जिसको हम वर्चुअल विजिटिंग आवर्स कहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट मोर और लेस वही है कि जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में होता है, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ आवर्स मुख्तस किए होते हैं कि जी वीक के इस दिन मैं इस टाइम पे अपने ऑफिस में अवेलेबल हूँगा। आपकी कोर्स से रिलेटेड जो भी क्यूरीज़ हैं, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। इसको हम वर्चुअल विजिटिंग आवर्स की फॉर्म में आपको मुहैया करते हैं। हर कोर्स में यूजुअली हर कोर्स में ये स्केड्यूल दिया होता है कि जी इस वीक में आपके ये जो वर्चुअल विजिटिंग आवर्स होते हैं, वो कौन से आवर्स में होंगे। यूजुअली हम उसको स्प्रेड करते हैं ओवर द वीक्स, ओवर द वीकडेज़ और ओवर द होल डे। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फुल टाइम है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिन पे
कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो कोशिश हमारी ये होती है कि उनके लिए हम इवनिंग में भी या टुवर्ड्स द इवनिंग भी एक वर्चुअल विजिटिंग आवर कंडक्ट कर लें। तो ये आपका वो सिंक्रोनस इंटरेक्शन टीचर के साथ होता है कि जिसमें आप वन टू वन ओवर द नेट आप अपने टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो लाइव आपको उनका कोर्स से रिलेटेड आंसर दे सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि जी चूँकि मेरा तल्लक जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से है, तो हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जिसमें लैब आपने करनी होती है। कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में तो आप चाहते हो लैब अवेलेबल होती है, वहाँ पे जाके आप लैब का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, टीचर अवेलेबल होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि उस तरह की फैसिलिटी हमारे बच्चों को वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी मिले। उसके लिए हम पिछले 2 या 3 साल से वर्चुअल लैब्स का एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जिसमें जिस तरह से आपका लेक्चर स्केड्यूल होता है, इसी तरह से आपका वर्चुअल लैब का भी स्केड्यूल होता है। अगर उस कोर्स में आपकी लैब है, प्रैक्टिकल है, तो जो टीचर है वो आपको वीक में एटलीस्ट 2 आवर्स जो है वो वर्चुअल लैब के देता है। उसका प्रोटोकॉल वैसे ही है कि जी लैब से पहले आपके पास वो लैब का जो प्रॉब्लम होएगा वो शेयर कर दिया जाता है, किसी हद तक उसका मैनुअल या सूडो कोड भी दे दिया जाता है और फिर हम ऑनलाइन जो आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट जो आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे ज़ूम है, मीटिंग है, हैंगआउट है या अडोब कनेक्ट है, इस तरह का कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए आप टीचर के साथ एक लैब एनवायरनमेंट में बैठ जाते हैं। आप अपना काम कर रहे होते हैं लैब का, ठीक है? टीचर मौजूद होता है, जो प्रॉब्लम टीचर ने दी आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं और इन बिटवीन अगर आपके पास आपका कोई इश्यू है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं टीचर के साथ। टीचर डिस्कशन मोड में चला जाता है, वो आपकी स्क्रीन देख के आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सो इट्स सेम लाइक वन टीचर इज़ प्रेजेंट इन द क्लासरूम और द लैब, आप अपना काम कर रहे हैं, यू रेज़ योर हैंड, टीचर आपके पास आपके कंप्यूटर पे आता है, देखता है कि आपका ये इश्यू है, वहाँ पे सॉल्व करता है। सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व मिमिक द सेम थिंग इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट यूजिंग द वर्चुअल लैब्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे साथ आज जो शरीके गुफ्तगू थे वो डॉक्टर नासिर नवीद साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चों ने इस ओरिएंटेशन सेशन से अच्छी तरह मुस्तफ़ीद हुए होंगे और उनको अपने इस तलीमी सफ़र के अंदर जब वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से गुजरेंगे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।